नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट एंटी नेट 2021 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चली हुई है 2000 हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये जितने भी प्रश्न आपके समक्ष डिस्कस किए जाएंगे, ये सभी पहले हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसी के तहत इन्हें इस वीडियो में लाया गया है। हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है, ये है छठी, और इससे पहले हमने 5 वीडियो को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है, आप उन्हें भी देख सकती हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है फारसी भाषा का शब्द। सिंधु शब्द का प्रयोग जो प्रथम बार किया गया था, तो ये किया गया था ऋग्वेद में। सामान्य रूप से नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश को सिंधव या सप्त सिंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी को इंदोस नाम किसने दिया था? तो आपके समक्ष विकल्प हैं अंग्रेज़ों, ग्रीकों, अफगानों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, ग्रीकों ने सिंधु नदी को इंदोस नाम दिया था। अगला प्रश्न है, ईरान के किस बादशाह ने अपने दरबारी हकीम बजरोया को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था? विकल्प हैं नौशेरवा ने, शेर खान ने, शेख मोहम्मद ने या सलीम ने। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, नौशेरवा ने। तो इनका समय माना जाता है 531 से 579 ईस्वी तक। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है 17। प्रश्न है, उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा? आपको ये याद रखना है कि परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है उर्दू का क्या अर्थ होता है। तो ये होता है शाही शिविर या खेमा। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, तो प्रश्न है उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा? तो विकल्प हैं हिंदी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, तुर्की। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है 18। हिंदी साहित्य कोश नामक पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक साहित्य के इतिहास की पुस्तक का विभाजन कितने अध्यायों में किया गया है? विकल्प हैं 10, 8, 20 या 12। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, 10 भागों में। अगला प्रश्न है, हिंदी बांग में 20वीं शताब्दी नामक पुस्तक किसकी है? विकल्प हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, शुक्ल जी या रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला जो प्रश्न है दिनकर की पहली कविता किस पाक्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प हैं सरस्वती में, छात्र सहोदर में, दीपक में या माधुरी में। यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, छात्र सहोदर में। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की गीता के तौर पर किस कविता को याद किया जाता है? विकल्प है कामायनी, साकेत, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, कुरुक्षेत्र को। ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की और यह एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि है जिसने रीतिकालीन कवि सेनापति के टक्कर का प्रकृति चित्रण किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यह प्रश्न किस तरह पूछा गया है। तो कई बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो रीतिकाल में किस कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है? तो ये किया है सेनापति जी द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार से है, द्विवेदी युग का कौन सा कवि है जिसने रीतिकालीन कवि सेनापति के टक्कर का प्रकृति चित्रण किया है?
विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रत्नाकर जी, पाठक जी या राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न कवियों को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सुमेलित छंद हैं वे इस प्रकार से हैं। हरिगीतिका छंद का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा किया गया था। अगला है, वर्णिक उर्दू शैली के चौपदे का प्रयोग हरिऔध करते थे। अगला जो छंद है वो है कवित छंद, इसे नाथूराम शंकर प्रयोग में लाते थे। अगला है कुंडलिया छंद, इसे राय देवी प्रसाद पूर्ण प्रयोग में लाते थे। अगला है रोला छंद, तो इसे पंत जी द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार मागधी अंतपुर के नौकरों और अश्वपालों आदि की भाषा थी। विकल्प होंगे भरतमुनि, भट्टनायक, अश्वघोष या दंडी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, भरतमुनि के अनुसार मागधी अंतपुर के नौकरों और अश्वपालों की भाषा थी। अगला प्रश्न है, किसने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। विकल्प होंगे आचार्य भामह, दंडी, आचार्य विश्वनाथ या रत्नाकर जी। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प सी, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। अगला प्रश्न है 48। तो प्रश्न पूछा गया है, तृतीय प्राकृत के तौर पर किस भाषा को जाना जाता है। विकल्प है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अपभ्रंश को। इसे संधिकालीन भाषा के तौर पर भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भाषा को संधिकालीन भाषा के तौर पर जाना जाता है, तो यहाँ पर विकल्प होगा अपभ्रंश। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ। विकल्प है महाभाष्य, अणुभाष्य, धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। अगला है जो अंतिम विकल्प तो वो होगा ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। और जो ये महाभाष्य रचना है ये है पतंजलि जी की। अगला जो प्रश्न है ये है, अपभ्रंश के सर्वप्रथम प्राचीन उदाहरण किसकी रचना में मिलते हैं। विकल्प है पतंजलि, दंडी, भरतमुनि या भामह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, भरतमुनि। अपभ्रंश के जो सबसे प्राचीन उदाहरण है यह भरतमुनि की रचनाओं में मिलते हैं। और जो भरतमुनि है इनकी रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट भी कहा गया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।